झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जिनके पास पैसा कम है वो भी खुश हैं, क्योंकि वो संतुष्ट हैं। एक कमरे में हम रहते हैं, बाकी कमरों में हमारा गुरूर रहता है। तो बहुत अच्छी लगी थी ये लाइन। हम तो अपनी तरफ से पूरा करते हैं कि बच्चों को अपनी बेटी के साथ खेलें, बाहर जाएं, लेकिन भागा दौड़ी और आजकल की जो वर्क लाइफ है उसमें वो चीज़ दे नहीं पाते, केवल एक वीकेंड बचता है। स्वागत है आपका सोच में स्टोरीज ऑफ कॉमन हार्ट। और आज हमारे बीच हैं एक और ख़ास मेहमान। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड, जानते हैं इनके बारे में। तो सर, आप अपना नाम बताइए, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। हेलो सर, मिलकर अच्छा लगा आपसे। मेरा नाम अमित कुमार है और बेसिकली हम बिलोंग करते हैं हरिद्वार से। वहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, उसके जस्ट पीछे एक छोटा सा गांव है जगजीतपुर, वहीं से हम आते हैं और वहीं पे हमारी पढ़ाई लिखाई कॉलेज सब वहीं पे हुआ। उसके बाद हम आगे निकले जॉब के लिए। तो आप देवनगरी हरिद्वार से हो। आपकी नज़रों में हरिद्वार कैसा है आपका गांव? गांव बहुत प्यारा है, छोटा सा है, उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्कूल हैं। गुरुकुल कांगड़ी जो सब जानते हैं विश्वविद्यालय, वो वहाँ पे है। बहुत मज़े किए, ग्राउंड में खेले। हरिद्वार एक बहुत अच्छी नगरी है कि वहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, अलग अलग तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं। घूमने चले जाइए, वहाँ पे दक्ष मंदिर है कनखल में, जहाँ शिव जी का ससुराल माना जाता है। अच्छा। तो हमारे घर से कुछ ही दूर पे कि आप पैदल पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो ये जो अपने गांव से अपने छोटे शहर से पढ़ाई लिखाई करके जो बाहर का आपका जो जर्नी हुआ, ये प्लान था, सोचा था कि यही करना है ज़िंदगी में, या फिर एक मजबूरी होती है आज के टाइम में लोगों को माइग्रेट करना, अपने शहर से दूसरे शहर जाना? नहीं, बाहर जाने का तो सोचा नहीं था बचपन से, क्योंकि ग्रेजुएशन तक मैं घर पे ही रहा हूँ, कभी बाहर निकला नहीं। एक छोटे से कमरे में परिवार के साथ वहीं पे बीएससी की, सब कुछ किया। लेकिन बचपन से था कि कुछ अलग करना है, कुछ करना है। इंजीनियरिंग में था कि थोड़ा क्रिएटिव में रहते थे, तो उसका था, शौक़ था कि कुछ करना है। लेकिन घर में इतने पापा इतने नहीं थे, प्राइवेट जॉब करते थे, तो ये था कि कुछ अच्छा करें तो घर को भी थोड़ा सा हम सहायता कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा रहते थे, घर में कमरे में अलग से दोस्तों के साथ पढ़ाई लिखाई करना। फिर मोहल्ले पड़ोस वालों को भी ज़्यादा नहीं पता था कि इनके बच्चे दो हैं, वो हम अंदर रहते थे। तो वहीं से हम निकल के बीएससी किए। फिर वहीं से सोचा था कुछ करना है तो खुद ही फॉर्म भर के इंजीनियरिंग, फिर बाहर निकल के इंजीनियरिंग के फर्स्ट टाइम हम निकले हरिद्वार से केवल इंजीनियरिंग करने के लिए, एमसीए। तो कहीं ना कहीं ये मजबूरी है ना, छोटे शहरों में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बाहर हाँ, निकलना। उस समय नहीं थी हरिद्वार में इतनी कंपनीज़ या कुछ नहीं था, बाद में डेवलप हुआ। लेकिन अभी भी वहाँ पे नहीं है अपॉर्चुनिटी, एक दो कंपनीज़ होंगी, लेकिन इतना नहीं है कि हम वहीं पे रह के सब चीज़ें करें। फिर मजबूरी हो जाती है कि आपको कुछ करना है अच्छा, तो फिर आप बाहर निकलें। बिल्कुल सी बात। तो अभी आप क्या कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल? एज अ प्रोफेशनल मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, अच्छा। एज अ डेवलपर। तो कितना समय हो गया आपको दिल्ली एनसीआर में? दिल्ली एनसीआर में आप मान के चलिए 15 साल। वाह। और आपकी उम्र अभी अगर मैं पूछ सकूं? 38। 38, 15 साल यहाँ। तो ये 15 साल की ज़िंदगी इस बड़े शहर में और उससे पहले की 20-22 साल की ज़िंदगी, दोनों जगहों के जीवन में, ज़िंदगी में क्या फ़र्क आपको लगता है? फ़र्क ये था, जब हम गांव में थे तो कोई टेंशन नहीं थी, पापा थे देखने वाले, मस्ती करते थे। लेकिन मेहनत हम शुरू से करते थे, बचपन से ही मेहनत करना सीखा है, क्योंकि पापा छोटी छोटी प्राइवेट जॉब में थे, कंटिन्यू किसी जॉब में नहीं थे, वो अलग अलग छोटे छोटे काम करते थे। तो मिडिल क्लास से हैं, वही देखा है लाइफ। तो बचपन से एक स्ट्रगल देखा और हाँ, उस सिचुएशन को सुधारने के लिए आपने सोच रखा था कि कुछ यस, करना है। हाँ, बचपन से ही मतलब मैंने काम करना स्टार्ट 10th क्लास में ही कर दिया था। 10th क्लास में मैंने फ़र्स्ट टाइम प्राइवेट जॉब, मतलब जब गर्मियों की समर वैकेशन पड़ती है, बच्चे घूमते हैं, तो मैं एक छोटी शॉप थी फ़ोटो प्रिंटिंग की, तो उसमें काम किया।
हमारे यहाँ प्लॉटिंग कटने का एक वो है कि Okay. गांव में एक प्लॉट कटते हैं तो वहाँ पे बेचते हैं, तो वहाँ पे मैं शाम को 4 से 6 बजे तक वहाँ पे बैठ के गाय वो बताता था कि ये प्लॉट इतने में है। वो भी एक रिलेटिव्स थे, उनके साथ बैठ के काम करता था कि कुछ सीखने को मिले, 2-4 पैसे घर में आ जाए तो हम हेल्प कर पाएँ। तो वो अच्छा। चीज़ 10th क्लास से ही बचपन से करना शुरू कर दिया था कि कुछ करते रहें, मेहनत करें। तो मेहनत करना बचपन से सीखा है। बहुत बहुत खूबसूरत बात। तो वो सोच, वो मजबूरी, वो कमाने की ललक या मेहनत करने की वो बचपन से ही वो आदत थी। तो अमित, आप बचपन से जॉइंट फैमिली में थे या न्यूक्लियर फैमिली थी आपकी? नहीं, जॉइंट इन द सेंस कि एक घर में नहीं थे, लेकिन जॉइंट भी थे और न्यूक्लियर भी थे कि ताऊ जी, हमारे पापा सबसे छोटे हैं घर में, तो दोनों ताऊ जी हमारे अगल बगल में अलग अलग घर में रहते थे, लेकिन सब साथ में ही थे। तो रिश्ते ठीक मिक्स थे? कह सकते हो। रिश्ते तो अभी तक सब बहुत अच्छे हैं। पापा आज तक हमारे जो सबसे बड़े ताऊ जी हैं उनसे आज तक डरते हैं। अच्छा। तो क्योंकि मेरे पापा इतने छोटे होंगे कि मेरे ताई जी ने उनको गोद में खिलाया है, ये कह सकते हो आप। अच्छा। तो इज्जत प्यार वो आज तक है। हम जितना अपने ताऊ जी सबसे बड़े, हमारे सबसे बड़े भैया जो हैं उनसे जितना डरते हैं, उतने आज हम शायद पापा से ना डरते हो, उनसे हम ज़्यादा ये डरते देखा हैं गया, कि ये रिश्ते- भारतीय कल्चर में ही ऐसा हो सकता है। हाँ। तो आप पर्सनली, अभी आपकी फैमिली दिल्ली एनसीआर में कौन कौन है फैमिली में आपके? यहाँ पे दिल्ली शहर में मेरे साथ मेरी वाइफ और एक मेरी 9 साल की बेटी है। क्या बात वो है। रहते हैं। तो आप पर्सनली न्यूक्लियर फैमिली के फ़ैन हो, फ़ैन गलत वर्ड होगा, या जॉइंट फैमिली, या आप कैसे देखते हो इस सेटअप को? कहीं ना कहीं मजबूरी हो गई है या लोगों की चॉइस है ये? चॉइस नहीं है, मजबूरी है। क्योंकि अब खाने के लिए, पेट को कमाने के लिए और फैमिली चलाने के लिए आपको वो सब चीज़ें छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। और यहाँ पे घर इतने छोटे हो गए हैं कि आप बड़ी फैमिली को रख ही नहीं सकते हो। रखना चाहो तो जो पुराने हमारे जो मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनको ये चीज़ चिड़िया के घोंसले लगते हैं कि हम वो चीज़, उनको वो फ्रीडम, खुलेपन में रहे हैं थोड़ा खुलापन ज़्यादा। और वो जो आस पड़ोस की जो बातें होती हैं, जो मेल होता है, वो यहाँ पे नहीं मिल पाता। क्योंकि यहाँ आपके बगल वाले कमरे में कौन रहता है उसको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सीमित सी हो गई है ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा सब चाहते हैं कि रहें। हमारा भी मन है कि हमारे साथ बड़े बुजुर्ग रहें, क्योंकि आजकल के छोटे बच्चों को नहीं पता वो अहमियत कि बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद और उनके साथ जो परवरिश होती है, जो बच्चा जल्दी चीज़ें सीखता है, वो आजकल बहुत कम हो गया है। क्योंकि उसके बिना बच्चे आजकल, क्योंकि मोबाइल में और टीवी में उसमें ज़्यादा रहने लग गए हैं, क्योंकि कोई बड़ा है नहीं साथ में। माँ बाप आजकल सब जॉब वाले हो गए हैं, सबको महंगाई इतनी है कि सबको जॉब करना है, अपने पेट चलाना है, बच्चों को पालना है। तो आपको लगता है कि आपकी परवरिश जैसे हुई है पिताजी, दादाजी, ताई जी, ताऊ जी, चाचा लोग के बीच में, आप वैसी परवरिश नहीं कर पाओगे अपने बच्चों की? वैसे तो कर पाएंगे, लेकिन एक जो फ्रीडम, बच्चे की जो सोच डेवलप होती है 4-5 लोगों के साथ अलग, वो हम अकेले नहीं दे पाएंगे। हम मैक्सिमम जितना हो सकता है बच्चों को उतनी अच्छी आप चीज़ें अपने साइड से कर सकते हो, इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट होता है वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं क्योंकि है। दो लोग के बीच में रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं है संभव। आप वो 2 जनरेशन के साथ रहो तो अलग अलग सोच। बिल्कुल सोच, अरे वो मेहनत और अलग चीज़ें कि अलग अलग तरीके का, कि किसको रिस्पेक्ट करनी है, कैसे बात करनी है, और समाज में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो चीज़ें अकेले रह के आप मैक्सिमम बच्चों को बता सकते हो। लेकिन बच्चा जो देख के सीखता है ना बड़ों को, वो कम हो गया है आजकल, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, वो सिर्फ डिजिटल दुनिया में है अभी बस। तो ये है, मजबूरी है। अमित, आपके हिसाब से पैसा खुश रहने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? पैसा पैसा खुश रहने के लिए नहीं, जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। खुश तो बंदा 2 परिवार के साथ अच्छी बातें करके भी रह सकता है। पैसा आपको बस एक जो मूलभूत सुविधाएं हैं और पेट भरने के लिए और चीज़ें करने के लिए ज़रूरी है। खुश रहने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जिनके पास पैसा कम है वो भी खुश हैं, क्योंकि वो संतुष्ट हैं। तो पैसा ज़रूरी है, लेकिन खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। खुशी आप कहीं भी ढूंढ सकते हो। ये शायद आपके पहले जवाब से भी पता चल रहा है। जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी प्राइवेट जॉब्स करते थे, काफ़ी जॉब्स चेंज किए, परिवार भी बड़ा था, फिर भी लाइफ खुशी खुशी चल रही थी। आप कह रहे थे खुश थे बचपन में, शांति थी। आज फैमिलीज स्प्लिट हो गई हैं, न्यूक्लियर हो गई हैं, अर्निंग 10x 20x बढ़ चुका है,
फिर भी शायद हम किसी रेस में भागे जा रहे हैं, वो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। सही बात, सही कहा आपने कि हम ढूंढ रहे हैं। जो हमारे आसपास है हम उसे देख के खुश नहीं हो रहे। हमारे आसपास जो लोग हमसे ज़्यादा ऊपर हैं या फिर ज़्यादा कमा रहे हैं या फिर हमसे ज़्यादा दो चीज़ें उसके पास ज़्यादा है, उसको देख के हम ज़्यादा दुखी हैं कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे पास भी ये होता तो मैं कितना खुश होता। हम लेकिन जब सोशल हम प्रेशर हाँ, में हैं क्या? वो है। आजकल हम सोशल मीडिया की कह सकते हो एक कैद में हैं कि हम लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें ज़्यादा करते हैं कि उसके पास ये है, जब हमारे पास वो चीज़ आती है तो 2 दिन बाद हमें लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है। वही तो होनी ही चाहिए, अब कुछ और वो चाहिए। कुछ और चाहिए। अब मेरे पास ये है, अब मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। जैसे हम बचपन में था, हम देखते थे साइकिल चलानी है, साइकिल सीखे, उसका लगता था यार साइकिल तो हम चला रहे हैं, अब ये बंदा बाइक चला रहा है, हमको बाइक चाहिए। बाइक सीखे, बाइक के बाद होता है गाड़ी कब मिलेगी, गाड़ी सीखे तो अब लगता है कि यार नहीं बड़े वाली गाड़ी चाहिए। तो वो महत्वाकांक्षाएं और ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, वो बस लोगों को दिखाने के लिए अपना स्टेटस कभी ना खत्म होने वाली भूख है। वो तो चलती रहती है। आप कितना भी कमा लो और कितना भी कर लो, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप अगर संतुष्ट नहीं है, आप खुश नहीं हैं, तो कुछ भी आपको दे दिया जाए आप नहीं रहेंगे खुश फिर। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछूं, खुश रहने के लिए ज़िंदगी में एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को करनी चाहिए, कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए कि खुश रह सके? पहले तो अपने जो ये चीज़ें हम दिखाते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, किसी को दिखाने के लिए हम जो चीज़ें करते हैं ना, वो नहीं करनी है। अगर हम किसी को दिखाने के लिए चीज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए खुशी की बात नहीं है, आपके अपने मन के लिए नहीं कर रहे हो, या क्षण भर की खुशी के लिए बस है वो। कि आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये है, आप अपना स्टेटस ऊपर बढ़ा रहे हो, लेकिन उसके चक्कर में आप बाकी चीज़ें खोते जा रहे हो। आप दिखाने के लिए आपके पास पैसा कम है, लेकिन दिखाने के लिए आप उसको कहीं से लोगे, किसी से उधार मांगोगे, ईएमआईज़ पे लोगे, वो लेकिन आपके दिमाग में बर्डन रहेगा कि यार ये पैसा मुझे उसको देना है। लेकिन आप सामने से उसको दिखाओगे, फ़ोन है मेरे पास, गाड़ी है, लेकिन आपको पता है भी जैसे उसका पैसा मैंने नहीं दिया, ईएमआई चल रहा है, आपको उसके लिए कंटिन्यू काम करना है, फिर वो ज़्यादा प्रेशर आप पे रहेगा। फिर घर ले लो तो कोई 2 BHK ले रहा है, कोई 3 BHK ले रहा है, किसी को 4 BHK सब कुछ चाहिए। तो आप अपग्रेड करते करते आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो सिलसिला ख़त्म नहीं फैमिली होता है। आपकी 3 बंदों की, आपको 5 BHK चाहिए, बाकी 3 कमरों में क्या करना है आपको रह के? ये बात से मुझे एक बहुत बहुत अच्छा सा शायरी याद आया किसी का, मुझे नाम नहीं मालूम। वो कहते हैं, एक कमरे में हम रहते हैं, बाकी कमरों में हमारा गुरूर रहता है। तो बहुत अच्छी लगी थी ये लाइन। अमित, अगर मैं पूछूं, आपका बचपन 0 से 10 साल जैसा बीता और आपकी बेटी का जो बचपन है 0 से 10 साल का, ये दोनों बचपन साथ में अगर आप देखो तो दोनों में क्या फ़र्क है? 2 जनरेशन का बचपन में क्या फ़र्क है? फ़र्क बहुत ज़्यादा है। जब हम अपना कंपेयर करते हैं आजकल की जनरेशन से ना, तो हमारी जनरेशन के पास ना मोबाइल था, कुछ नहीं था। हम लोग बस निकल जाते थे मोहल्ले पड़ोस के, अपने दोस्त यार जितने भी हुए मोहल्ले में, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, माँ बाप को नहीं पता है। कोई डर नहीं है कि कुछ उठा के ले जाएगा, कुछ हो जाएगा। फ्रीडम बच्चे के माइंड में भी कुछ नहीं। हमारे भी सुबह निकले हैं खेलने के लिए, शाम तक घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, आ रहे हैं। आजकल के बच्चों को आप घर से नीचे लिफ्ट से आप अकेले नहीं छोड़ सकते, वो जाएंगे नहीं। उनके अंदर डर है कि कोई हमको यहाँ ना छेड़ दे या फिर ये परेशान पेरेंट्स ना के करे। अंदर भी डर है। पेरेंट्स के अंदर डर, क्योंकि माहौल सोसाइटी ऐसी हो गई है। और बच्चे आजकल के वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे जो पहले हुआ करती है, कि वो डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में, कि मोबाइल में गेमिंग, घर में ही सब कुछ उनको उपलब्ध है। बाहर जाएंगे तो भी उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, कहीं अम्यूज़मेंट पार्क में जाना है या फिर म्यूज़िक देखना है, वो आपके मूवीज़ देखनी है, इस तरह के वर्ल्ड में ज़्यादा रह गए। पहले जैसा जैसे हम घूमने कहीं भी चले गए, माँ बाप को छोड़ के शाम तक घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो चीज़ अभी नहीं रह गई है। हम तो अपनी तरफ से पूरा करते हैं कि बच्चों को, अपनी बेटी के साथ खेलें, बाहर जाएं, लेकिन भागा दौड़ी और आजकल की जो वर्क लाइफ है उसमें वो चीज़ दे नहीं पाते, केवल एक वीकेंड बचता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप कहीं भी जाते थे। अमित को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस चीज़ से आता है? देख के लग नहीं रहा कि आपको गुस्सा आता है, लेकिन अगर आता है तो किस चीज़ से आता है? मुझे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। मुझे कोई भी चीज़ बार बार कोई इरिटेशन रिपीट मोड में या कुछ नहीं हो रहा होता मुझसे, तो मुझे गुस्सा आता है।
खुद से लास्ट गुस्सा आता टाइम है? गुस्सा पता नहीं कब आया था, किस बात पे आया था, वो याद नहीं आ रहा, लेकिन गुस्सा आता है लेकिन बहुत कम, ज़्यादा नहीं आता, किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं। खुद पे इरिटेशन हो जाता है कि कभी कभी कोई चीज़ होती है कि मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है। जिस फील्ड में हम काम करते हैं आईटी में भी, उसमें लगता है कि जो काम आया है उस कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हम्म। आप कर सकते हो। जब वो नहीं हो रहा होता तो ज़्यादा गुस्सा आता है कि साला क्यों नहीं हो रहा है। ये तो हो गया काम को लेकर। हाँ। इन जनरल सोसाइटी में आप आसपास ऑब्जर्व करके देखिए, आज के समाज में कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि बहुत गलत है, बुरी है? समाज में सबसे ज़्यादा बुरा है आजकल जो हेट बढ़ गया है लोगों में, किसी भी चीज़ के प्रति हम, हर किसी के मन में हेट है, एक दूसरे के प्रति? पॉलिटिकल पार्टी के प्रति हेट है हम्म। कि हमें लगता है कि चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हद से बाहर जा रही हैं। हम्म। आम इंसान कुछ भी कमा रहा है तो वो आधे से ज़्यादा तो टैक्स में दे रहा है। सबसे ज़्यादा गुस्सा आजकल मिडिल क्लास को या फिर हमारे जैसे लोगों को उसी में है कि हम हर जगह हर चीज़ में डबल टैक्स दे रहे हैं। ईमानदारी उस से चीज़ कमाने का के बाद भी। फ़ायदा होता हमें कहीं नहीं दिख रहा है कि हम रोड टैक्स देते हैं या फिर कुछ भी चीज़ देते हैं, तो वो ऐसे उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं जैसी होनी चाहिए। और गुस्सा शायद इसलिए भी आता है कि कोई जो शायद एक नंबर तरीके से पैसे नहीं कमा रहा हो, जायज़ हाँ। तरीके से नहीं कमा रहा हो, फिर भी वो टैक्स बचा ले रहा है और देखने में एटलीस्ट ऐसा लगता है कि बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं वो। हाँ, लगता है देखने में, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी डर रहता है कि टैक्स चोरी कर रहे हैं, कल के दिन पकड़ के ले जाएंगे। हो जाएगा, आज नहीं तो कल नज़र में सब हैं। लेकिन वो भी गलत नहीं है, क्योंकि मजबूर इतना किया जाता है आम इंसान को कि भाई वो क्या करे। 100 रुपये कमा रहा है, अब 50 60 70 रुपये उससे टैक्स में अलग अलग तरीक़ों से, डायरेक्ट बिल्कुल। नहीं इनडायरेक्ट तरीक़े से वो जा रहा है उसके पास से। वो केवल उसमें से 20-30 रुपये ही खर्च कर पा रहा है अपने ऊपर। तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा आ जाता है आम इंसान के मन में, तो वो चीज़ करने की सोचता है जो वो नहीं करना चाहता लेकिन कर जाता है उस फ्रस्ट्रेशन में और मजबूरी में, बिल्कुल कि बिल्कुल उसको सी बात है। चाहिए कि एक्स्ट्रा 20 रुपये मुझे मिलेगा तो मैं उसका ये यूज़ कर सकता हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। पास्ट में जाकर अमित आपको कोई एक डिसीजन अगर बदलना हो, कौन सा ऐसा डिसीजन आपको लगता है कि इसको बदल देना चाहिए? ये लगता है कि जो डिसीजन थे लिए थे, जो करना था लाइफ में, जो सोचा था वो किया, कर रहे हैं और खुश हैं। जिससे प्यार किया कॉलेज में जाके वो साथ में हैं, जो बचपन में चाहा बनने की वो आज हम हैं। तो ऐसा कुछ किए है नहीं कि डिसीजन चेंज करेंगे तो कुछ और हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत। आपने कहा कॉलेज में जिससे प्यार किया उससे शादी की, साथ में है, मतलब लव मैरिज आपकी हुई। लव मैरिज अच्छा है या बुरा है, मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं बस आपसे ये राय जानना चाहता हूँ कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या डिफरेंसेस है? लव मैरिज, देखो हम बचपन से घर में रहे तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लाइफ में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम बहुत शाय रहे। हम मोहल्ले पड़ोस की लड़कियों से बात करने तक से कतराते थे। जब हम कॉलेज गए तो मुझे लगता नहीं था कि मैं किसी से बात कर पाऊँगा लड़की से। लेकिन फिर उनसे मुलाकात हुई जो वाइफ हैं, अच्छे लगे, उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हमारी लड़ाइयाँ भी हुई कॉलेज में थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम हम निकले थे घर से, तो एक होता है ना कि कोई बच्चा घर से पहली बार बाहर निकले तो उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छी वो लगती हैं। थोड़ा उस चीज़ में खो गए कॉलेज लाइफ में। यहीं फिर वो हमारी ज़िंदगी में आई वहीं कॉलेज में, तो सब कुछ बदल गया वहाँ से, लाइफ ही बदल गई। आज जो हैं काफ़ी चीज़ उनसे सीखने को मिली, काफ़ी उनका हाथ रहा है पीछे सक्सेस में, हमारी मेहनत में। तो लव मैरिज अच्छी है, परिवार ने भी सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए। कभी ये नहीं बोला कि तुम बाहर निकले और तुम हम लव मैरिज करने जा रहे हो, नहीं, उन्होंने बोला जो आपको पसंद है, जो आप लाइफ में करना चाहते हो, ठीक है, हमारा सपोर्ट है। अरेंज मैरिज भी देखी है, घर में हुई हैं सब बड़े भाइयों की अरेंज मैरिज। तो आजकल की जनरेशन, आजकल के समय में ना सब बच्चे एडवांस हो गए हैं, सब ढूंढ के ले आते हैं। अरेंज भी हैं, दोनों अपनी जगह पे बहुत अलग चीज़ें हैं। लव में आपको जानने का मौका मिल जाता है। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें उसके बाद ख़राब होती हैं, लव मैरिज में भी ख़राब होती हैं, अरेंज में भी ख़राब हो जाती हैं।
डिपेंड करता है कि आप दोनों एक दूसरे कैसे कंपैटिबिलिटी और शादी के बाद कैसे रहते हो, अपने आप को कितना बदलते हो या फिर उसके साथ निभा पाते हो। क्योंकि शादी से पहले जो चीज़ें होती हैं कि लव में कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, हो सकता है कि शादी के बाद आपको लगे कि वो आपके ऊपर थोपी जा रही हैं या बोझ लगे, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। दोनों तरफ से वो चीज़ें होती हैं सेम अरेंज में, क्योंकि एक बंदा आपकी लाइफ में आया है, वो आपको नहीं जानता, तो समय देना एक दूसरे को, उनकी बातों को समझना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, नहीं सक्सेस हो सकते आप। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को समझें, चाहे आपको झुकना पड़े थोड़ी देर या उनको झुकना पड़े, तो आपको करना चाहिए। क्योंकि आपने प्यार किया, शादी की, केवल आपने नहीं, आपके परिवार हैं, मोहल्ला पड़ोस है, और भी चीज़ें हैं जो आपसे बंधा होता है, तो काफ़ी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं अगर वो चीज़ ख़राब होती है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? नहीं, कभी नहीं रहा लाइफ में। चीज़ों को लेकर जो हम समाज में शिकायतें लगाते हैं, रोड्स ख़राब हैं, मौका मिला पॉलिटिक्स ज्वाइन करके कुछ करने का इस डायरेक्शन में, तो इंटरेस्टेड रहोगे? अगर कभी लाइफ में कुछ चीज़ें सही करने का मौका मिला तो पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को सही कर पाएँ, जहाँ तक कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हर कोई लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, वो सही नहीं कर रहा है, उस चीज़ में जाना ही नहीं है। जो हमारे दिमाग में या दिल में कहीं तक दूर दूर तक नहीं है। अगर कुछ अच्छा करना है तो आप पॉलिटिक्स से बाहर रह के भी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एज़ एन इंडिविजुअल आप, मैं, हमारे जान पहचान के लोग, समाज में हर एक इंसान ऐसा क्या कर सकता है अपने इंडिविजुअल लेवल पे कि ये देश, हमारा समाज एक बेहतर समाज बन सके? छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी है जो हम कर सकते हैं। आपके हिसाब से कोई एक चीज़ जो हमें करना चाहिए, सबको शुरू करना चाहिए? सबसे पहले एजुकेशन की जागरूक करना ज़रूरी है कि क्या चीज़ ख़राब है और क्या सही है। अपनी सोसाइटी में ही एक यूनिटी की चीज़ें, कल्चर, प्रोग्राम और चीज़ें सही हो कि आप एक दूसरे को जाने पहचाने, वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो आजकल ख़त्म हो चुका है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, सोसाइटीज़ में आप नहीं जानते किसी को, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कि आप कल के दिन कुछ प्रॉब्लम में हो, किसी को कोई ज़रूरत है, तो आप किसको ढूंढोगे, कौन आपकी हेल्प करने आएगा उस समय। तो एक कल्चर बनाना ज़रूरी है, एक यूनिटी बनाना ज़रूरी है सोसाइटीज़ में भी। तो वो ज़रूरी है एक कि चीज़ बनाई जाए, कुछ किया जाए सोसाइटीज़ में कि लोग एक दूसरे से मिलें, टाइम निकालें, तो बहुत ज़रूरी है। वो शायद कभी मौका मिले तो अपने सोसाइटी में ज़रूर करेंगे इन फ्यूचर। अभी तो हम खुद नहीं जानते कि हमारे पड़ोस में कौन है। जानने की कोशिश की तो बात नहीं हो पाती है, मिलते नहीं हैं, दरवाजे नहीं खोलते हैं लोग, तो ये सब चीज़ें। तो आप देवभूमि हरिद्वार से हो, एक छोटे शहर से आते हो, और अभी आपका इतने बड़े मेट्रो सिटी में एक अपना मकान है। दफ्तर से काम करके थके हारे यहाँ भी घर जाते हो, जहाँ आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, तो एक अलग एहसास होता होगा घर जाकर डेली बेसिस पे। और एक जो आप साल में एक बार, दो बार, जितनी बार आपको समय मिलता है, अपने होम टाउन जाते हो, पेरेंट्स के घर, क्या फ़र्क है दोनों विज़िट में? बहुत अलग फीलिंग है दोनों जगह की। यहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद एक सबका सपना होता है कि एक अपना घर हो, अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा, चाहे एक कमरे का, दो कमरे का अपना हो, जहाँ पे बंदा सुकून से अपनी फैमिली के साथ समय बिताए, खुश रहे। ऑफिस से आते हैं तो लगता है कि हाँ अपने घर जा रहे हैं, परिवार के लोग हैं, वाइफ है, बच्चा है, वेट कर रहे हैं, खुश रहते हैं। पहले किराए के मकान में जाते थे तो लगता था कि हाँ घर जा रहे हैं लेकिन अपना नहीं है, इस घर में क्या करें हम कि अपना फीलिंग आए, नहीं आता था। लेकिन जब अपना घर लिए तो वो फीलिंग अलग हो जाती है, सुकून मिलता है एक लाइफ में। लेकिन माँ बाप का घर, दादा दादी का घर वो अलग है,
वो अलग चीज़ है, वो अलग सुकून है, क्योंकि वहाँ आपको 4 अलग लोग, वहाँ जाके ये टेंशन नहीं है कि आज मुझे दाल सब्जी लेके जानी है या ये बनाना है शाम को। वाइफ को चिंता नहीं होगी कि आज हस्बैंड घर आएंगे तो क्या बनाएं। छुट्टी में माँ बाप के घर जाएंगे तो आपसे पूछने से पहले आपके सामने 4 चीज़ें बना के रखी जाएंगी। आपको सब चीज़ मिलेगी जो उनको पता है कि आपको बचपन से चाहिए, बचपन से आप वहीं पे जिए हो, तो एक अलग तरीके का चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे जाके। एक जर्नी है, चाइल्डहुड में वापस ट्रैवल कर पाते हो वहाँ जाकर, ऐसा लगता है। हाँ, कि सब कुछ जितने भी टेंशन्स हैं वो सब इधर छोड़ के आप वहाँ पे सुकून से आराम से कुछ सब कुछ भुला के आप वो जी सकते हो पल जो आपने बचपन में जिए थे। कि आराम से हम दोस्त आ रहे हैं, यार आ रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस में मस्ती कर रहे हो, वो टेंशन नहीं है कि अभी ये काम बचा है, ये करना है, वहाँ जाना है, उससे मिलना नहीं। जो करना है खुले से करो, आराम से रिलैक्स होके, कोई दिमाग में प्रेशर नहीं है। वो सब चीज़ें याद आती हैं कभी थोड़ा। अब लाइफ ऐसी होगी कि वो कुछ ही दिन के पल मिलते हैं जो बिता पाते हैं, जो भी मिलते हैं अच्छा होता है। अच्छा है। एक जर्नी है, चाइल्डहुड में वापस ट्रैवल कर पाते हो वहाँ जाकर, ऐसा लगता है। हाँ, कि सब कुछ जितने भी टेंशन्स हैं वो सब इधर छोड़ के आप वहाँ पे सुकून से आराम से कुछ सब कुछ भुला के आप वो जी सकते हो पल जो आपने बचपन में जिए थे। कि आराम से हम दोस्त आ रहे हैं, यार आ रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस में मस्ती कर रहे हो, वो टेंशन नहीं है कि अभी ये काम बचा है, ये करना है, वहाँ जाना है, उससे मिलना नहीं। जो करना है खुले से करो, आराम से रिलैक्स होके, कोई दिमाग में प्रेशर नहीं है। वो सब चीज़ें याद आती हैं कभी थोड़ा। अब लाइफ ऐसी होगी कि वो कुछ ही दिन के पल मिलते हैं जो बिता पाते हैं, जो भी मिलते हैं अच्छा होता है। अच्छा है। बचपन से जब बड़े होते हैं हम इतना, हम बहुत लोगों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में, फिक्शन जो होते हैं या फिर जो रियल लोग होते हैं जिनसे हम कभी मिल नहीं पाए, एज गैप या फिर वहाँ तक कभी एक्सेसिबिलिटी नहीं हुई। आपको अभी एक किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को जीवित करके मिलने का मौका मिले तो कौन वो कैरेक्टर होगा जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया, और मिलके आप क्या करोगे? देखिए, हिस्टोरिकल ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, पास में ही है। कभी मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि सौभाग्य इतना नहीं था कभी कि उस तरफ जा पाएँ। लेकिन अगर कभी मौका मिले किसी से मिलने का तो वो होंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अच्छा। जो बहुत जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं अपने समय के, उन्होंने बहुत सेवा की भारत की। मुझे लगता नहीं कि दुनिया में या कहीं पे भी कोई एक ऐसा बंदा भी होगा जो उनको हेट या फिर कुछ गलत सोचेगा उनके बारे में। कभी अगर ऐसा कुछ मौका मिले कि मुझे पास में जाके किसी से मिलना हो तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। क्या उनके पूछोगे? लाइफ के लेसन की कैसे जीवन जिया जाए, कैसे लोगों का प्यार जीता जाए और क्या अच्छा किया जाए जीवन में कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको उतना ही मिस करें और आपको दोबारा देखने की ललक रहे उनके अंदर कि काश वो आज होते तो हम उनसे मिल पाते और कुछ अलग सीख पाते। इन्होंने कुछ अलग ही सिखाया दुनिया को। कभी किसी चीज़ को उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया, हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही उन्होंने प्रोत्साहित किया है। जो हमने देखा है, सुना है, जितने भी उनके वीडियोस देखे हैं, अगर उनसे साक्षात बैठ के मिलने का मौका मिले तो पता नहीं लाइफ कहाँ हो, क्या अलग सीख जाएं हम उनसे। क्या बात है। ज़िंदगी का लेसन। बिल्कुल ज़ीरो हेटर वाले कुछ लोग होते हैं, उनमें से APJ अब्दुल कलाम है जिनके ढूंढने से भी हेटर्स नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। IT कॉर्पोरेट में आप जॉब करते हो, ये तो चलो अच्छी बात है अपने जीवन यापन के लिए। इसके अलावा लाइफ में और आप क्या करते हो और क्या करना चाहोगे? लाइफ में अभी IT के अलावा बस मेरी बेटी है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वाइफ है और बेटी है। तो वाइफ भी हम मेरे साथ IT में ही थी, कॉलेज में थी, जैसे पता लव मैरिज है। वो मेरे से भी ज़्यादा ब्रिलियंट रही हैं, कॉलेज टॉपर रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। उन्होंने एक परिवार को चलाने के लिए अपना सेक्रीफाइस काम के लिए दिया कि मुझे नहीं, बच्ची को आगे बढ़ाना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है। तो बच्ची 9 साल की हो गई हैं, उसमें थोड़ा टैलेंट है कि उसको डांस और बोलने का काफ़ी शौक़ है, डांस का जो है। तो उन्होंने एक अपना चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब, तो वो उसी में रहती हैं, बेटी के साथ यूट्यूब चलाती हैं। क्या नाम है चैनल का आपका? आव्यास फन पिटारा।
आव्यास तो फन पिटारा। ओके। मैं ऐसे कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम मतलब कभी किसी को इंटरव्यू ऐसे कभी दिया नहीं, तो ना मुझे कॉलेज में मैं कभी किसी उसमें जाता था ना कि मुझे बोलना है। बेटी हमारी यूट्यूब बनाती है अपनी मम्मी के साथ खूब, तो मुझे ही फर्स्ट टाइम बोला गया है कि कुछ फ़नी करते हैं डांस के साथ। तो मैं पहले बहुत हिचकिचाया, एक फ़र्स्ट टाइम रील बनाई, उसके बाद थोड़ा सा डर अंदर से हट गया कि हाँ कर सकते हैं। तो कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार उसके साथ हमारी रील आ जाती है उनके चैनल पे। बस वो फ़न के लिए है कि बेटी भी खुश हो जाती है, वाइफ को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ चलो हम कर देते हैं मिलके साथ में। उनको ये ना लगे कि लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत टैलेंट है। मुझे पता है कि अगर वो आज मैं घर में होता, अगर वो जॉब कर रही होती तो बहुत आगे होती मेरे से। वो बहुत आगे होती करियर में, लेकिन शायद आप उतने अच्छे से खाना बना के घर पे परिवार नहीं संभाल पाते। खाना बनाना तो आज तक बस खिचड़ी और चाय के अलावा कुछ नहीं सीखा हमने लाइफ में। आपको लगता है कि ये बहुत ही जरूरी स्किल सेट है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए खाना बनाना आना? आना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है तो शौक नहीं होता है बनाने का, मन नहीं करता किचन में जाने का, बस एक मजबूरी होती है कि हाँ चलो आता है तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। अभी धीरे धीरे करके थोड़ा सीख गए हैं, जब वो जाते हैं घर से तो सीख गए हैं। लेकिन बस यही है, फन है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा अमित आपसे बात करके, और अच्छा कॉन्वर्सेशन था। बहुत एक ट्रैवल मैं भी आपके साथ किया, आपके देवभूमि में, बचपन में एक अलग जर्नी में हम लोग गए। चलते चलते मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, अभी तक की आपकी जो लाइफ है, 38-39 साल की जो लाइफ है, इसको अगर आप एक मूवी में कन्वर्ट करो तो आपको क्या लगता है आपके फिल्म का टाइटल क्या होगा? फिल्म का टाइटल बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरे ऊपर कोई फिल्म बने और मैं अपने ऊपर कुछ फिल्म बनाऊं लाइफ पे इन सब चीज़ों को देख बचपन के। से अभी तक की अपनी स्टोरीज तो कहानी बहुत को ही सारी रही समराइज हैं, कर दें। बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज रही हैं लाइफ में समरी। तो टाइटल अभी दिमाग में ऐसा कुछ, मेहनत और प्यार, एक सच्चाई चाहता हूँ बस लाइफ में, कि कभी वो बनावटीपन या फिर झूठ ना लगे। मेहनत, प्यार, सच्चाई, हाँ इसके अराउंड भी हम टाइटल सोच सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, और बतौर आपके किरदार को आप चाहोगे कौन सा एक्टर निभाए? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। और आपकी वाइफ का भी, तो हीरो हीरोइन दोनों बता दो आप। करंट एक्टर्स में या पुराने, कोई भी जनरेशन के हों। कोई भी जनरेशन में अगर सच्चाई की बात आती है तो मैं चाहता हूँ मेरा किरदार निभाएंगे आपके, क्या नाम है उनका कलाकार का, अजय देवगन। क्योंकि उनकी आंखों में एक सच्चाई नज़र आती है मुझे, मेरे बचपन से वो फेवरेट हीरो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो एक किरदार निभाएं। और वाइफ के किरदार के लिए तो काजोल को ही उठाना, करिश्मा कपूर। चलिए, क्योंकि वो मेरे वाइफ की फेवरेट है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अमित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार। थैंक यू सो मच। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। हो सकता है फ्यूचर में कभी दोबारा मुलाकात हो। बिल्कुल बिल्कुल, अब एक नया कनेक्शन बन गया है इस इंटरव्यू के थ्रू, तो हम भविष्य में मिलेंगे और फिर से इसका एपिसोड 2 बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट फॉर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।